हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 12th क्लास का बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर जुलाई 2023 सेट ए। ये आपको कहीं साइट पे भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर आपको यहीं पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ए सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जाइगोटीज पूछा गया। अभी जाइगोट हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है। तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लखनऊ में है। सी ऑप्शन सही है इसका आंसर। सी ऑप्शन सही है। अगला है एमटीपी की फुल फॉर्म लिखनी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स आर, वैसे 23 पेयर्स होते हैं टोटल, लेकिन एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 पेयर्स जो हैं ऑटोसोम्स होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है द जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1 है, और जो फिनोटाइपिक रेशो होती है वो 3:1 होती है। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता? तो थाइमिन ए ऑप्शन है जो आरएनए में नहीं होता, यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह आरएनए में। अगला ओकाजा की फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज है, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने में काम आता है। डैश मेड सी वो एक इन ए सेल शिप नेम्ड HMS बीगल, तो ये चार्ल्स डार्विन था जिसने ये यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए ascaris that causes disease in the human is found in women's intestine। जो एस्केरिस का है, एस्केरिस जो डिजीज कोज करता है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अगला है साल्मोनेला टाइफिकोजिस, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, ए ऑप्शन सही है। पीसीआर की फुल फॉर्म बतानी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेक्निक। डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन सी है? एसटीडी भी नहीं होती, जीएमओ भी नहीं है, एमटीपी भी नहीं है, एलिजा है डायग्नोस्टिक टेक्निक, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है माइकोरिजा इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजी एंड हायर प्लांट रूट्स, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए स्पीसीज दैट इन्वेड ए बियर एरिया कॉल्ड, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन सितु कंजर्वेशन मेथड। इन सितु का मतलब है ऑन स्पॉट, जहाँ पर भी जो है वहीं उसकी सुरक्षा प्रोटेक्ट करना उसको। तो जीन बैंक नहीं है, जूलॉजिकल पार्क भी नहीं है, सैक्रेड ग्रुव आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन भी नहीं है, तो बी ऑप्शन है जो है सैक्रेड ग्रुव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। देखिए जिटोनोगेमी क्या होता है? इट इज़ द पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट के दो फूल हैं, उनके बीच में जो पोलिनेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा, वो सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में होगा। द फ्लावर्स आर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं इसमें, क्योंकि एक ही प्लांट है, उसके दो एक ही प्लांट में जितने भी फ्लावर्स होंगे वो सभी जेनेटिकली सिमिलर होंगे, और इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। अगला जीनोगेमी देखिए इट इज़ द पोलिनेशन बिटवीन द टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ये दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में पोलिनेशन होता है, वो जीनोगेमी होगा। इसमें जो फ्लावर्स होंगे, दो अलग अलग प्लांट हैं तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्लावर्स, और ये इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो ये आप इस तरह से डिफरेंस लिख देना। अगला क्वेश्चन है इन आवर सोसाइटी वोमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। हमारे समाज में जो हैं लड़कियां पैदा करने का भाई दोष औरतों को दिया जाता है। एक्सप्लेन वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये एक्सप्लेन करना है कि ये ठीक क्यों नहीं है। देखिए हमें पता है हमारे अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। वुमेन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, और एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX है, यानी कि ये सिर्फ ओनली X क्रोमोसोम गैमेट ही जो है बनाएगा, और जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक X और एक Y।
तो अब फीमेल के पास तो सिर्फ ओनली एक्स क्रोमोसोम है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, उससे तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में ही आएगा। अब ये फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वो बेटी होगी, और फादर से अगर वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो बेटा होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो फादर है उसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि जो पैदा होने वाले जो ऑफ सफरिंग है वो मेल होगा या फीमेल। तो इस तरह से आप इसको समझा देना और बता देना कि ये इसका आंसर आ जाएगा 50% जो है कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड 50% कैरी वाई क्रोमोसोम, और जो उसमें 100% जो है एक्स क्रोमोसोम ही है। अगला है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि फादर स्पर्म्स डिटरमाइज द सेक्स। फादर स्पर्म ही डिटरमाइन करता है सेक्स। इफ ए स्पर्म्स कैरी एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग, तो क्या रिजल्टिंग जाइगोट क्या बनेगा, वो फीमेल होएगा। और इफ स्पर्म कैरी वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग, तो जाइगोट इज एक्स वाई, मेल हो जाएगा। इट इज़ मेल गैमिट दैट डिटरमाइन the child is a boy or girl. So it is not correct to blame the woman for giving birth to the daughters, इसलिए उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। अगला है, व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, गिव द सुटेबल एग्जाम्पल्स। अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, उसका एग्जाम्पल देना है। देखिए, अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज़ का जो इवोल्यूशन हो रहा है इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया, यानी एक ही जोग्राफिकल एरिया है और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक जगह से तो अलग अलग स्पीसीज़ बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशंस। और जो नई जो स्पीसीज़ जनरेट हो रही हैं वो अलग अलग जो हैबिटेट में जा रही हैं, रेडिएट कर जाती हैं अलग अलग हैबिटेट में। और इसका एग्जांपल है डार्विन फिंचेस आ जाएगा, जो गैलापागोस आइलैंड पे थे। उनके जो बिग्स जो चोंच है उसकी, उनमें जो है इवोल्यूशन आ गया था, अल्ट्रेशन चेंजेस आ गए थे, अल्ट्रेशन इन बिग्स ऑफ फिंचेस। तो इसका ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो इसका क्या है, पेनिसिलिन दे सकते हैं आप, एम्पिसिलिन बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल। ये देखिए ऊपर दे रखा है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस करते हैं और माइक्रोब्स के ही अगेंस्ट ये उनको किल करता है या उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और कौन से माइक्रोब्स के अगेंस्ट होते हैं, जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट इनको ये सब्सटेंस बनाए गए हैं, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एट्सेट्रा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। भाई दो तरह के जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से होते हैं, ये एंडोन्यूक्लियस और दो तरह के जो हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे एक्सोन्यूक्लियस हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, यानी एक्सोन्यूक्लियस हैं जो एंड से कट करेंगे डीएनए को, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो बीच में से विद इन द डीएनए, दे मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन द डीएनए। इस तरह से ये आ जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का क्या है, जीन थेरेपी भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। जीन थेरेपी करेक्शन है, करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स इंसर्शन of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional genes. The first clinical gene जो है therapy was given in 1990 to a 4-year-old girls with the adenosine deaminase deficiency. तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो गई थी, 4 साल की लड़की में जीन थेरेपी की गई थी, और इस एंजाइम की कमी से जो है उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म में डिफ्रेंशिएट करना है। कमेंसलिज्म है, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज
नीदर बेनिफिट नॉर हार्म्ड, यानी कमेंसलिज्म में ऐसा होता है एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता ना ही फ़ायदा, यानी न्यूट्रल रहता है। तो इसका एग्जांपल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ट्री, यानी मैंगो ट्री के ऊपर एक जो ऑर्किड है वो ग्रो करता है एज एपीफाइट की तरह, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा। एमेंसलिज्म में क्या होता है, ये ऐसा इंट्रैक्शन होता है इन विच वन स्पीसीज इज हार्म्ड, इसमें एक हार्म्ड होता है और दूसरा जो है अनअफेक्टेड रहता है, दूसरे पे कोई और दूसरा न्यूट्रल रहता है। तो ये बिल्कुल उल्टा है, कमेंसलिज्म में एक को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई न्यूट्रल रहता है, ना फ़ायदा ना नुकसान। इसमें अमेंसलिज्म में एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। पेनिसिलियम जैसे एग्जांपल है प्रोड्यूस एंटीबायोटिक विच किल्स द बैक्टीरिया, यानी कि ये देखिए ये बैक्टीरिया को मार देता है, और पेनिसिलियम को जो है जो पेनिसिलियम जो फंगस होती है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है पेनिसिलिन, जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। तो बैक्टीरिया को तो नुकसान हो गया, पेनिसिलियम को ना नुकसान होया ना फ़ायदा हुआ। अगला देखिए, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करती है उसका हमें जो है एक्सप्लेन करना है। इसमें एनर्जी फ्लो देख लीजिए, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, हमें पता होना चाहिए जो एनर्जी का फ्लो है यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो एनर्जी प्रोड्यूसर कैप्चर करेंगे, यानी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट, वो वापस इस एनर्जी को सोलर को वापस नहीं कर सकते। एंड द एनर्जी विच ट्रांसफ़र टू हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द प्रोड्यूसर, और जो एनर्जी हर्बीवोर्स के पास चली जाती है वो प्रोड्यूसर के पास नहीं आती, रिवर्ट बैक नहीं होती। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली, ऐसे ये मूव करती जाएगी थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, तो ये जो ऊपर वाले उसमें चली जाती है ट्रॉफिक लेवल पे, तो नीचे वाले कोई अवेलेबल नहीं होती। एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली, जैसे नीचे से ऊपर वाले लेवल पे जाती है तो हर लेवल पे जो है ये जो एनर्जी है वो कम होती चली जाती है, और क्योंकि इसमें कुछ न कुछ जो एनर्जी है जो हीट भी लॉस हो जाती है। ये देखिए डायग्राम देखिए, नीचे जो सनलाइट दिखा रखी है अमाउंट ज़्यादा दिखा रखा है, प्रोड्यूसर के पास पहुंची, जितनी सनलाइट के पास है उतनी प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंचती। प्रोड्यूसर से फिर प्रोड्यूसर को हर्बीवोर खाएंगे तो प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवोर में चली जाएगी, हर्बीवोर से वापस प्रोड्यूसर में कभी नहीं आती, और हर्बीवोर्स की एनर्जी कार्निवोर्स में चली जाएगी, कार्निवोर्स के ऊपर टॉप कार्निवोर्स की, तो टॉप की कार्निवोर में, कार्निवोर की हर्बीवोर में, हर्बीवोर की प्रोड्यूसर की, और प्रोड्यूसर की सनलाइट में वापस कभी भी ये सनलाइट वापस रिवर्ट नहीं आती। और जब एक लेवल से ऊपर जाती है तो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ जो एनर्जी है एज ए हीट जो है लॉस हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के बता देना और इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाएगा। सेक्शन 6 स्टार्ट हो गया है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला ये 10वां क्वेश्चन, ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। तो डाइकोट एम्ब्रियो है, इसका स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है डायग्राम बना के। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो, आप इस तरह डायग्राम बना देना। इसमें प्लूमूल दिखा रखा है, ये एपिकोटाइल है, 2 कोटिलिडन्स दिखा रखे हैं, ये हाइपोकोटाइल है, नीचे रेडिकल रूट कैप है। तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इसके 2 कोटिलिडन्स दिखा रखे हैं। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज द एपिकोटाइल, जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर जो कोटिलिडन्स के अबव वो एपिकोटाइल होता है। विच टर्मिनेट्स विद द प्ल्यूमुल और स्टेम टिप, देखो प्ल्यूमुल दिखा रखा है, वहाँ वाला पोर्शन जो एपिकोटाइल होता है, प्ल्यूमुल से शूट बनती है, स्टेम टिप बनती है। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, और वो पोर्शन जो कोटिलिडन्स के नीचे होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। और ये टर्मिनेट एट्स लोअर एंड, ये नीचे लोअर एंड पे टर्मिनेट्स होता है इन द रेडिकल और रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, और जो रूट टिप होती है वो किससे कवर्ड होता है, रूट कैप से कवर्ड होता है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना के इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से हमें स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या करना है, प्रोसेस एक्सप्लेन करना।
देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। इन टेस्टिज इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय क्या होता है, जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होती हैं वो म्यूसिस करके क्या करती हैं, स्पर्म बनाती है। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। वो माइटोसिस करती हैं और अपना नंबर बढ़ा लेती हैं और उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। और इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनकी जो है प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। स्पर्मेटोगोनिया फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने के बाद जो है उसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं और उसमें वो हैप्लॉइड हो जाता है। 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। फिर उसकी फिर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के बाद जो है स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो एक जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड बनने के बाद उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद वो स्पर्मेटोजोआ बनता है। इस प्रोसेस को भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ से अलग से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है और स्पर्मिएशन अलग है। ये तीन इसमें से 3 अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड की इनटू स्पर्म थ्रू डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से उसकी स्पर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर स्पर्मिएशन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है स्पर्म का रिलीज होना कहलाता है स्पर्मिएशन। तो इस तरह से आप ये दे सकते हैं। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये देखो एट प्यूबर्टी पे दिखा रखे हैं, ये सेल हैं और फिर ये माइटोसिस हो रही है तो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड होता है, उसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो रही है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए तो उसमें सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होती है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के बाद ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्पर्मेटिड्स बन गए तो डिफ्रेंशिएशन के बाद ये स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं और फिर स्पर्मेशंस के थ्रू ये रिलीज हो जाएंगे। इसमें आप हार्मोन भी बता सकते हैं। प्यूबर्टी के समय जो है गोनाडोट्रोफिन जो रिलीजिंग हार्मोन होता है उनका लेवल बढ़ जाता है और ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। फिर ये जब इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होने के बाद 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है लेडिक सेल पे एक्ट करते हैं और वो उसको एंड्रोजन को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। फिर एफएसएच है जो सर्टोली सेल पे एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ कुछ फैक्टर की सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं विच हेल्प इन द स्पर्मेटोजन जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप स्पर्मेटोजेनेसिस ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखानी होती है, तो इसको अच्छे से ऐसे कर लेना। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद एग्जांपल्स हाउ दीज डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, इनको कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखिए, डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि जो सेक्स के थ्रू होते हैं उन बीमारियों को क्या बोलते हैं, वनरल डिजीज़ बोल देते हैं, वीडी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई बोल देते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप 2-3 कोई भी लिख सकते हैं इनमें से। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो ये देखिए सिंपल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट द डिजीज आर हैं। पहला है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, किसी अननोन से या मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्स नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कंडोम ड्यूरिंग कोइटस, हमेशा
कोइटस के दौरान जो है कंडोम यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई भी डाउट है, वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन। कोई भी थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो हमें उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब हमें होमोलोगस और एनालोगस के बीच में क्या है डिफरेंस बताना है, और एग्जाम्पल देते हुए पहले होमोलोगस देख लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है लेकिन बट हैव डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन उनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स, बैट्स, चीता एंड वुमेन शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दीज एनिमल्स। ये जितने भी हमने बेल्स पैट्स से नाम लिए हैं, इनके फोर लिम्स में, इनका फोर लिम्स का जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिन है, वो सेम है, लेकिन सभी में जो इनका काम है वो अलग अलग हो गया है। तो होमोलोगस, होमो माने सेम है, लोगस माने ओरिजिन हो गया, सेम ओरिजिन हो जिसका, सिमिलर हो। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव। देखिए क्या इसमें एनाटॉमी में, इनके स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटी है? सब के उनमें फोर लिम्ब में ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजीज है इन देयर फोर लिम्स। इन दीज फॉर एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। यानी एक स्ट्रक्चर था, यानी कि हमारा फोर लिम्ब था वो एक स्ट्रक्चर है, अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो डेवलप्ड हो गया है ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, क्योंकि सबको अलग अलग नीड्स थी, आवश्यकता थी। किसी को तैरना था, किसी को उड़ना था, किसी को रनिंग करनी थी। इस तरह से सभी का मतलब अलग अलग आवश्यकता के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर है, अलग अलग डेवलप हो गए अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह की जो इवोल्यूशन होती है उसको बोलते हैं, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, ये होमोलोगस होते हैं। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, होमोलॉगी का मतलब होता है हमारे पूर्वज समान है, पीछे कॉमन एंसेस्टर है। और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स। वर्टिब्रेट के जितने भी हार्ट्स ब्रेन हैं, वो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनकी भी एंसेस्ट्री जो है कॉमन है। इन प्लांट्स थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी। इस तरह से एनालोगस, ये एग्जाम्पल देखिए दिखा रखे हैं, थॉर्न दिखा रखा है बोगेनविलिया का, और कुकरबिटा की ये टेंड्रिल दिखा रखे हैं। इनका देखो ओरिजिन तो सेम है, ये एक्सिस से वो हो रहे हैं, लेकिन इनका फंक्शन अलग हो गया। इसमें तो प्रोटेक्शन का हो गया थॉर्न बोगेनविलिया में, और इधर टेंड्रिल ये हेल्प करता है इसकी क्लाइंबिंग में। इसी तरह ये देखिए एनिमल्स में दिखा रखा है, मैन दिखा रखा है, चीता दिखा रखा है, वेल दिखा रखे हैं, बैट दिखा रखे हैं। तो मैन किस तरह अपने फोर लिम्ब को यूज़ कर रहा है, चीता कैसे कर रहा है, वेल कैसे कर रही है, और ये बैट कैसे कर रहा है। देखो इनका डायग्राम, बिल्कुल डायग्राम में इनके ओरिजिन सेम दिखा रखे हैं, सिमिलरिटी है, लेकिन ये काम अलग अलग करते हैं। तो इस तरह से इनका वो एग्जाम्पल हो गया। एनालोगस क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर फंक्शंस। एनालोगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, different structure evolving for the same function and hence having similarity। इसमें उसका उल्टा हो गया है, इसमें जो ओरिजिन अलग है और स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन वो सभी अलग होते हुए भी फंक्शन सेम कर रहे हैं। ये इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, उसमें डाइवर्जेंट थी, इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ गई। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस having similarity, it is the similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive features in। इसमें ये सिमिलर हैबिटेट में आ गए हैं, इसलिए इनके फंक्शन है वो सेम हो गए हैं। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट हैव सेम फंक्शन, दैट इज़ फ्लाइंग। फ्लाइंग उनका उड़ना है, विंग्स का, इंसेक्ट के अंदर विंग्स, बर्ड्स के अंदर एंड बैट्स, तीनों के अंदर जो विंग्स हैं उनका ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, फ्लाइंग। आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। इन प्लांट स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है एंड पोटैटो में वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। फंक्शन है स्टोरेज, फूड का स्टोरेज करना। इस तरह से ये हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स प्लेड इन बायोगैस प्लांट।
कि भाई जो बायोगैस प्लांट में जो माइक्रोब है उनका क्या रोल है बायोगैस बनाने में। तो ये यहाँ तो यहाँ लिखा हुआ देख लेते हैं, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। मिथेनोजेंस होते हैं बायोगैस प्लांट में। मिथेनोजेंस में मिथेनोबैक्टीरियम है, फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। जब सीवेज ट्रीटमेंट होता है उस समय एनारोबिक स्लज में पाया जाता है। दीज बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन द, ये जो है रूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होते हैं। इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो उसमें रूमेन के अंदर जो घास फूस खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज उसमें उसके डाइजेशन में हेल्प करता है और उसके और न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, और डाइजेस्ट होने के बाद ही कैटल को न्यूट्रिशन मिलता है। दस द एक्सक्रीटा, जो डंग होता है उनका कैटल्स का, उसमें मेथेनोजन होते हैं, इसलिए वो इसको गोबर, जो गोबर होता है उसके एक्सक्रीटा को गोबर बोलते हैं। इसलिए उसमें बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है गोबर में, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस गोबर को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसको एनारोबिक डाइजेशन कर देते हैं, डिग्रेडेशन कर देते हैं और बायोगैस बनती हैं, इसलिए इसको गोबर गैस बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसका रोल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के क्या फीचर्स होने चाहिए। ए गुड क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेकंड है उसका वेक्टर का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। तीसरा क्या है, इट शुड हैव रिकॉग्निशन साइट फॉर एंजाइम्स, एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है मल्टीपल इट शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। टू लिंक इट्स फॉरेन डीएनए, ताकि जो फॉरेन डीएनए है वो लिंक करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए ताकि वो आसानी से लिंक हो जाए। पांचवा क्या है, इसमें जो है सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं जो कि सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कौन रिकम्बिनेंट है कौन नॉन रिकम्बिनेंट है। तो ये सभी हम किसी वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर को, तो इसमें ये सारी खास बातें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखती है, व्हाट आर जीएमओज। मेंशन फ्यू जेनेटिक मॉडिफिकेशन ड्यू टू मॉडिफिकेशन डन टू प्रोड्यूस जीएमओज। तो ये जीएमओज होते क्या हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजी एंड एनिमल्स वेयर genes have been altered by the manipulation are called जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वो होते हैं जिसमें उसके कोई ना कोई जो फॉरेन डीएनए उसमें ऐड किया गया है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर को उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जीएमओ। अब कुछ हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन देख लेते हैं जो की गई हैं। ये देखिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या है। क्रॉप्स को ऐसा बना दिया गया है, मेड क्रॉप्स टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब ऐसा जीन डाल दिया गया है उनके अंदर, क्रॉप्स के अंदर, कि वो टॉलरेट कर पाती हैं कोल्ड को, ड्रोट को, साल्ट को, हीट को, और उनको पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दिया गया है ऐसा जीन डाल के कि भाई उसके ऊपर उनको केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका जो है उस पर डिपेंडेंस कम हो गई है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो भी कम हो गए हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, यानी प्लांट जो है सोयल से जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की उसकी जो है कैपेसिटी जो है बढ़ गई है, और उनमें जो है न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ गई है, फूड की एनहांस हो गई है। जैसे कि गोल्डन राइस का एग्जांपल दे रखा है, इसमें हो गया है विटामिन ए एनरिच्ड राइस बन जाता है इसमें, तो ये इसका आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कॉजेज हैं। Causes of biodiversity losses, the faster rate of species extinction are largely due to the human activities। जो cause of extinction जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहे हैं। तो 4 एविल क्वार्टेट हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसमें 3 पॉइंट हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के। पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब है हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय कर देना, जैसे कि ये प्राइमरी कोज है एक्सटिंक्शन का।
एग्जाम्पल दे रखा है कि भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसने अर्थ का जो है 14% कवर कर रखा था और अब घट कर वो 6% रह गया है। तो जो हम 8% था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उस 8% के साथ बहुत सी डाइवर्सिटी भी एक्सटिंग हो गई है। अगला है इसी का हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो हैबिटेट बहुत बड़े बड़े एरिया में थी उसके टुकड़े हो गई हैं। इसका एग्जांपल है अमेजन रेन फॉरेस्ट है। ये जो लग्स बोला जाता है इसको प्लेनेट का, इसमें बहुत सी स्पीसीज रहती थी इसको, तो इस अमेजन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है सोयाबीन को कल्टीवेट करने के लिए और ग्रास लैंड बनाने के लिए। तो इससे ऐसे करने से क्या होता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, जब लार्ज हैबिटेट को वो तोड़ा जाता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइंस। तो इससे जो पूरे बड़े एरिया में जो रहने वाले थे, जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इससे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। सी है हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशंस। डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। पोल्यूशन के कारण भी बहुत सी स्पीसीज़ की जो है उनको खतरा हो गया है। तो ये 3 हैबिटेट वाले थे। अब दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, अति दोहन होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उसका शोषण करना, ज़्यादा यूज़ करना। व्हेन बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय मैन फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, इट रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है स्टेलर सी काउ, पैसेंजर्स पिजन, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन्स। मैनी मैराइन फिश populations are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species। तो इस तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी जो कमर्शियली इम्पोर्टेंट हैं फिश, मैराइन फिश हैं, पॉपुलेशन है, उसको भी खतरा हो गया है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। अगला देखिए एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव। जब जानबूझकर या अनजाने में हम बाहर से कोई स्पीसीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो नेटिव स्पीसीज होती हैं उसको उसको एक्सटिंक्शन का खतरा हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था ईस्ट अफ्रीका की विक्टोरिया लेक में, तो वहाँ जो 200 स्पीसीज थे सिसुलिड फिश के, वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। 200 स्पीसीज कोई छोटी बात नहीं होती। तो देख लेना एक नील पर्च ने कितने स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है। इसी तरह जो है कैरेट ग्रास है, पार्थिनियम है, लेंटाना है, वाटर हाइसेंथ, आइकोर्निया है, इन्होंने भी एनवायरमेंटल कोज की डैमेज किया है और इससे बहुत से नेटिव स्पीसीज़ को खतरा हो गया है। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस है, इसको एक्वाकल्चर के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जो नेटिव कैटफिश होती हैं उनको इससे खतरा हो गया है। चौथा को एक्सटिंक्शन है। व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई भी एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर डिपेंड होने वाली, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। व्हेन ए होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट इन को-इवोल्व्ड प्लांट पॉलिनेटरी म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर। जब एक प्लांट या जो है पॉलिनेटर है जो म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, उनमें से अगर कोई एक एक्सटिंक्ट हो जाता है तो वो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से। 2 में तो इंटरनल चॉइस दे रखी है और 1 में नहीं है। तो 18वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करना है जो पाई जाती हैं। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कोज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम की संख्या घट जाना, बढ़ जाना या उनकी अबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाने से ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक एन्यूप्लॉइडी, 2 तरह के हो गए, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। जो एन्यूप्लॉइडी होता है उसमें क्या होता है, जब गैमेट बनने होते हैं, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। यानी कि जब सेल डिवीजन होती है उस समय जो सेग्रीगेशन होता है क्रोमेटिड का वो नहीं हो पाता, जिसके कारण एक तरफ तो ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाते हैं और एक तरफ जाते ही नहीं है, तो उस एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स।
फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, अब साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगी तो क्या होगा टेलोफेज के बाद, तो इससे इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इससे क्या होता है एक तरफ पूरा का पूरा सेट चला जाता है क्रोमोसोम का। जब पूरा सेट चला जाता है तो वो डबलिंग हो जाती है उसकी, ज़्यादा नंबर ऑफ मोर क्रोमोसोम नंबर की पूरे सेट की संख्या बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर प्लांट्स में देखा गया है, इसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो ये एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी दो आ जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। तो यहाँ ह्यूमन बींग्स में पूछा गया है। ह्यूमन बींग्स में हम 3 केस पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसका कोज ऑफ द दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 जो क्रोमोसोम होता है उसकी एडिशनल कॉपी आ जाती है इसमें, यानी जो 21 है जोड़े में होते हैं लेकिन 3 हो जाते हैं, इसलिए ट्राइसोमी बोल देते हैं इसको। फर्स्ट पहली बार डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने। द अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है उसका जो स्टेचर है वो शोज होता है विथ स्मॉल हेड। इसका जो हेड है, फोरहेड है वो स्मॉल हो जाता है, फरोड टंग है एंड पार्शली ओपन माउथ। पाम इज ब्रॉड विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट है वो भी रिटार्डेड हो जाती है। स्मॉल राउंडेड हेड होता है, और जिसका हेड है जो है स्मॉल होगा, राउंडेड हेड हो जाएगा। तो इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है 21 नंबर वाला। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज आल्सो कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें एक्स क्रोमोसोम आ जाता है एक्स्ट्रा। तो ये यहाँ भी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और कैरियोटाइप ऑफ 47 क्रोमोसोम की हो जाएगी। XXY एक नंबर में पूछा गया, तो कैरियोटाइप क्या है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की, तो XXY होती है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। Such an individual has overall masculine development, एक मस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है। हावर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि फीमेल की तरह है, इसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, गायनेकोमेस्टिया बोलेंगे इस कंडीशन को। इज आल्सो एक्सप्रेस्ड सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। वैसे तो मेल अगर नॉर्मल होता तो मेल था, इसमें अगर एक एक्स क्रोमोसोम आने के कारण क्या है ये स्टेराइल हो जाता है, और इसमें फीमेल वाले जो करैक्टर हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह होने लग जाती है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इस सच ए डिसऑर्डर इज कोज ड्यू टू द एब्सेंस, ये एब्सेंस का आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है और ये 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं एक एब्सेंट होने से, तो इस एक्सओ बोलेंगे, इसकी कैरियोटाइप एक्सओ हो जाएगी। ये वैसे तो नॉर्मल अगर दोनों एक्स होते तो नॉर्मल फीमेल होती, लेकिन एक एक्स एब्सेंट हो गया है तो ये अब नॉर्मल हो गई है, स्टेराइल हो गई है ये। ओवरीज एक एक्स एब्सेंट होने से इसमें ओवरीज की जो है डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होगी, रूडिमेंट्री रहेगी। और जो दूसरे फीचर्स हैं जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं उसकी भी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होएगी। इसके जो है इंटरनल चॉइस में दे रखे हैं, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। या तो आप ये डिसऑर्डर वाला करना है या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लेते हैं। इन द इसके लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। फिनोटाइप क्या लेंगे, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन अपीयर्ड इन द F2, उसमें अपीयर्ड होंगे। इसकी रेशो होगी 9:3:3:1। तो ये जो रेशो है ये हाँ 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड 1 रिंकल्ड, इसे मतलब कि दिस डेविएशन कैन बी रिटन एज फॉलोज 3 राउंड 1 रिंकल, 3 येलो 1 ग्रीन, 9 राउंड येलो 3 हो जाएगा, येलो 3 राउंड ग्रीन 1 रिंकल्ड, इस तरह से हम बता देंगे। ग्रीन रेशो 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो ये देख लेते हैं क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी हमें इसके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। इसमें ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, जब 2 ट्रेड्स को हम कंबाइंड करते हैं हाइब्रिड में, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेयर ऑफ द अदर। यानी 2 करेक्टर हैं, 2 करेक्टर जब अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो एक करेक्टर दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली
सेग्रीगेट हो जाते हैं बिना कुछ दूसरे पर प्रभाव डाले। इसी को बोला गया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम ऐसे समझ लेते हैं। ये देखिए पेरेंट जनरेशन जो है राउंड येलो, राउंड जो है सीड हो गया येलो, दोनों ही डोमिनेंट करेक्टर हैं। रिंकल्ड ग्रीन ये दोनों रिसेसिव करेक्टर हैं। तो गैमेट बन गए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब F1 जनरेशन आया तो सभी राउंड येलो आ गए, यानी कि जो डोमिनेंट था उसी ने अपना प्रभाव दिखाया है। फिर इनकी सेल्फिंग की तो देखिए गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट की ऐसे सेल्फिंग करने पर देखिए 9 तो आ गए हमारे राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन। ये देखो दिखा रखे हैं 3 राउंड ग्रीन, और फिर है 3 रिंकल्ड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो। ये देखो रिंकल्ड येलो ये रहा ये रहा, और ये रहा 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन जो लास्ट में दिखा रखा है। इस तरह से ये इससे ये पता चल रहा है। देखो हमने सभी लिए थे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन नए इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं। नई कॉम्बिनेशन जो देखने को मिले हैं तो इससे पता चलता है कि भाई जो करेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे पर वो कोई असर नहीं दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन डिटेल। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन रिपीटेटिव DNA। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे अंदर जो रिपीटेटिव DNA होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस, क्योंकि ये जो सीक्वेंस होते हैं, ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। एक छोटा सा स्ट्रेच है DNA का, फ्रेगमेंट्स और DNA का बहुत बार रिपीट होता है, और ये किसी के अंदर कम बार रिपीट होता है। मान लीजिए एक क्रोमोसोम में 10 बार रिपीट होया है, दूसरा है जी ऑर्गेनिज्म उसमें 20 बार हुआ है, किसी में 21 बार। तो ये यहीं से डिफरेंस पता चलता है। ये सब में एक जैसी बार रिपीट नहीं होता भाई, किसी में 1 बार, किसी में 2 बार, किसी में 3 बार, किसी में 4 बार। इसी रिपीटिशन के कारण ही हमें उसमें जो है अंतर पता चलता है, डिफरेंस पता चलता है। दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसी चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं कि किसी में 1 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 2 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 3 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी सिमिलर किसी में भी नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो ये रिपीटेड सीक्वेंस है, जो डिफरेंस है इसके अंदर, इसी ये ही बेस बनता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। सिंस DNA फ्रॉम एवरी टिश्यू, अगर हम हर एक टिश्यू से DNA लेते हैं, जैसे कि ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्किन से, बोन से, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा, कहीं किसी से भी ले, फ्रॉम एक एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक इंडिविजुअल की हम किसी भी सेल से ले लें, उसका जो है पॉलीमॉर्फिज्म सेम रहेगा, सेम डिग्री पे रहेगा। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन द फोरेंसिक एप्लीकेशंस एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। अब ये फोरेंसिक एप्लीकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये पेरेंट्स से जो है चिल्ड्रन में चला जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, बेस बनता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। किसी में डिस्प्यूट हो जाता है उस केस में इसी को आधार बना के पैटर्निटी टेस्ट वगैरह किया जाता है। अब ये देखिए, जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो इनिशियली किसने डेवलप की थी? अलैक जैफ्रे ने की थी। उसने एक सैटेलाइट DNA को यूज़ किया था प्रोब की तरह। किसको? सैटेलाइट DNA को प्रोब की तरह यूज़ किया था। दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और उस सैटेलाइट DNA में पॉलीमॉर्फिज्म बहुत हाई डिग्री का था। इट वाज कॉल्ड एज, उसको बोला गया था वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। उस सैटेलाइट DNA में जो बहुत ज़्यादा उसका पॉलीमॉर्फिज्म थी, इसलिए उसको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बोला गया था, क्योंकि उसमें उस सैटेलाइट DNA में जो DNA के फ्रेगमेंट्स है वो बहुत बार रिपीट हो रहे थे। इसलिए VNTR की फुल फॉर्म भी हमें आनी चाहिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वोल्व साउथर्न ब्लॉट। उसमें साउथर्न ब्लॉट का यूज़ किया जाता है, साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज ए प्रोब। अब ये जो हमने सैटेलाइट DNA लिया है, इसको हम रेडियो लेबल्ड
VNTR बना लेंगे, इसको प्रोब की तरह यूज़ करेंगे। और फिर इसमें क्या क्या आएगा, जैसे हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम DNA की जिसका भी हमने करना है उसका DNA आइसोलेट करेंगे, किसी भी सेल से DNA को आइसोलेट कर लेंगे। फिर उस DNA को हम डाइजेस्ट करेंगे इलेक्ट्रो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। फिर उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम सेपरेट करेंगे। ये बायोटेक्नोलॉजी का आ गया सारा। फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, सेपरेट DNA फ्रेगमेंट्स को हमने सेपरेट कर लिया है, उसको सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन वाली मेम्ब्रेन पे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जो हमने प्रोब लिया है, जो सैटेलाइट DNA VNTR जो प्रोब लिया है उसके साथ कर देंगे डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज, जो उसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाएगा प्रोब के साथ, उसकी फिर डिटेक्शन करेंगे DNA फ्रेगमेंट्स के साथ बायोटो रेडियोग्राफी, क्योंकि जो हमें प्रोब लिया है उसका तो हमें सीक्वेंस पता है, और जो हाइब्रिडाइज जो सेगमेंट हमने वहाँ से लिया है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखेंगे ऑडियो रेडियोग्राफी से। फिर इसका आगे जो डायग्राम उससे देखेंगे। VNTR जो है वो सैटेलाइट की क्लास होती है। DNA रेफर टू एज अ मिनी सैटेलाइट। ए स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज रैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स। जो स्मॉल DNA होता है सीक्वेंस, वो कई बार जो कॉपी नंबर में जो अरेंज होता है। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। और उनकी जो कॉपी नंबर है, मान लीजिए अपने 23 क्रोमोसोम है, तो उसकी उस DNA फ्रेगमेंट की कॉपी नंबर है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, वो वेरी करता है, हर एक क्रोमोसोम में एक जैसे नहीं होते। नंबर ऑफ रिपीट्स शो वेरी हाई डिग्री ऑफ, और ये जो रिपीट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज। अब ये VNTR का साइज जो वेरी करता है 0.1 से 20 KB तक। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन ऊपर कर दी है, द ऑटो रेडियोग्राम देखेंगे हम उसका, तो हमें डिफरेंट साइज़ का मिलेगा। उसमें जो है बैंड्स जो मिलेंगे हमें, और डिफरेंट साइज़ के मिलेंगे। दीज बैंड्स गिव ए करेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर द इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल का इसका करेक्टरिस्टिक पैटर्न होगा DNA का, और इससे ही हम इंडिविजुअल से अलग उससे पहचान मिलती है। इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक, सिर्फ मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होता है उसको छोड़कर सभी में, यहाँ सब में करेक्टरिस्टिक डिफरेंस मिलना ही मिलना है। देखिए ये देखते हैं, देखिए ये 2 क्रोमोसोम हैं, किसी भी के अंदर हमने सेल में से ये DNA को आइसोलेट किया, ये क्रोमोसोम नंबर 7 ले लिया, क्योंकि जोड़े में होता है तो एक क्रोमोसोम पिता से आता है और एक माता से आता है, तो ऊपर वाला पेरेंटल है, नीचे वाला मैटरनल है। पेरेंटल में देखियो एक DNA फ्रेगमेंट 3 बार रिपीट हुआ है, टेंडमली रिपीट 3 है, नीचे वाले में 4 बार है। तो पेरेंट में तो वो 3 बार है और मैटरनल से वो 4 बार है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि पेरेंट का कौन सा है, माँ का कौन सा है। इसी तरह जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म लिया है, उसमें देखिए 7वें क्रोमोसोम पे पिता में तो कितनी बार टेंडमली रिपीट है और माँ में कितनी ज़्यादा है। तो इस वाले पहले वाले से दूसरे वाला तो बिल्कुल, यानी जो इंडिविजुअल A है और B में कितना डिफरेंस आ गया 7 नंबर क्रोमोसोम में। अब सेकंड क्रोमोसोम नंबर देखिए, सेकंड थोड़ा सा एक जैसा सा लग रहा है, तो इसमें भी डिफरेंस है 3, 6, 7। तो ये देखिए नंबर 2 क्रोमोसोम, फिर 16 देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, बस 2 है वो थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, लेकिन जो 7वां क्रोमोसोम है और जो 16वां क्रोमोसोम है, कितना रैंडम DNA की सेगमेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके कारण कितना डिफरेंस आ गया है A में और B में। इसके कारण ही हम डिफरेंस कर पाते हैं। अब देखिए एक जो है, ये जो C हमारा ये है DNA लिया है C वाला, इंडिविजुअल C से, ये क्रिमिनल क्राइम साइट से लिया है, यानी क्रिमिनल का है एक तरह से ये देखा जाएगा। और इन 2 ऊपर A और B पे शक है, A और B में से कौन हो सकता है उस पे ये शक है। तो यहाँ पर ये देखिए शक है, तो ये किससे मैच करेगा इसका। अब इसके क्रोमोसोम नंबर इसका भी 7 और 2 16 ही ले लिया। अब इसका 7 2 16 किससे मैच कर रहा है, ये ध्यान से देखिए किससे। इसमें ये ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे AB का एक साथ देखो दिखा रखा है, और ये C का दिखा दिया। अब ये बैंड से मिलाते हैं, किससे मिल रहा है, C का बैंड B के साथ मिल रहा है। ये देखिए ये दिखा रखे 11 बार है, ये देखो 7, ये शॉर्ट रैंडम रिपीट दिखा रखी हैं।
11, 10 ये दिखा रखी नंबर ऑफ शॉर्ट एंड एम्निबिलिटी, संख्या लिख रखी भाई कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए, तो ये जो है जो सी वाला है किससे मैच कर गया, ये कर गया बी से, क्योंकि सी और बी का जो है ये जो बैंड है ये बिल्कुल सिमिलर है। इससे ये पता चल जाएगा कि बी क्रिमिनल है। जो क्रिमिनल क्राइम्स उस पे साइट पे था वो ये बी वाला था। तो इस तरह से वो इसमें फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है एक्सप्लेन द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की हमें पैकेजिंग के बारे में बताना है। देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखो डीएनए बहुत लंबा होता है तो उसको एक न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उस न्यूक्लियस में कैसे पैक किया गया है उसको ये देख लेते हैं। इन पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस की उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, जो डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इज हेल्ड विद द सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन ए न्यूक्लियोइड। ये हमें पता है कि डीएनए पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ प्रोटीन भी होते हैं उस डीएनए के साथ, और उस प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वो जो हैं अरेंज होते हैं न्यूक्लियोइड के अंदर। द डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप, लूप की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, हेल्ड बाय द प्रोटीन्स। ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, और जब इसकी लेंथ निकालेंगे तो अप्रोक्स 2.2 मीटर्स आ जाती है, विच मस्ट फिट इन टू द न्यूक्लियस ऑफ साइज 10⁻⁻6 मीटर। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻6 मीटर है, तो इसने इसमें इतना बड़ा जो है डीएनए कैसे अपने आप को अरेंज करता है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन द क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। तो उसमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन के अंदर, वो क्रोमेटिन फाइबर की तरह बन जाता है। दैट आर फर्दर कोयल, फिर उसकी कोयलिंग होती रहती है कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ ऑल सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। और वो मेटाफेज स्टेज पे जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल पे क्या होता है, रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कोलेक्टिवली आर रेफर टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यानी हायर लेवल पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन भी आ जाते हैं। देखिए इस तरह से न्यूक्लियोसोम बन जाता है। न्यूक्लियोसोम जो होता है मेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए मॉलिक्यूल, हिस्टोन और डीएनए से बना होता है। हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये बेसिक प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन जो हैं 8 मॉलिक्यूल्स की एक यूनिट बनाते हैं जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। ये देखिए ये जो गोल गोल दिखा रखा है ये है स्टोन ऑक्टामर, 8 स्टोन प्रोटीन से बना है, और इसके चारों तरफ ये जो रस्सी सी ऐसे लिपटी हुई है ये है डीएनए। इसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है और इसको ये स्ट्रक्चर जो बन जाता है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमेटिन। इसमें जो रिपीटिंग होता है स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस, और देखो नीचे दिखा रखा है धागे जैसी संरचना होती है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ऐसे लग रहा है भाई इसमें बीच में मोती से डले हुए हैं। व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब ये, और हायर लेवल पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आ जाते हैं। तो इस तरह से इसकी ये पैकेजिंग होती है। अब है लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है और इसकी टाइप बतानी है। इम्यूनिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, किसी की भी बॉडी की जो एबिलिटी टू डिफेंड इट सेल्फ फ्रॉम डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स फॉरेन एजेंट्स। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म से और फॉरेन एजेंट से बचाने की जो एबिलिटी होती है बॉडी को उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इनेट दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बर्थ के समय जो इम्यूनिटी होती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। और इसमें 4 तरह के बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर जो स्किन और म्यूकस आ जाते हैं इसमें। फिजियोलॉजिकल बैरियर इसमें एसिड इन स्टमक है, सलाइवा इन माउथ है,
टीयर फ्रॉम आइज हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। सेलुलर बैरियर्स में WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स आ जाती हैं। साइटोकाइन बैरियर्स में इंटरफेरोन्स हैं। फिर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इसमें मेमोरी होती है। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर से पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी है जो फर्स्ट टाइम पैथोजन से एनकाउंटर करती है तो जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और शुरू वाला जो रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन प्रोड्यूस हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब वही पैथोजन दोबारा से हमला करता है तो उस समय जो रिस्पॉन्स होगा उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे और वो हाईली इंटेंसिफाइड होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड विद द हेल्प ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट से ये होते हैं रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज इन ब्लड, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। जो ब्लड में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं और इस रिस्पॉन्स को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। और टी लिम्फोसाइट जो करती हैं वो उसको बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये टी लिम्फोसाइट जो है बी सेल की ही हेल्प करती हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है, एक्सपोज करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं, अपने आप ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और इसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इन वैक्सीनेशन, जब हमें वैक्सीनेशन करवाते हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए, ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिव वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। तो उस वैक्सीनेशन में क्या होता है, उस वैक्सीन में क्या होता है, जो दवाई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उसमें एंटीजन होता है, वो बीमारी का जो है माइक्रोब पॉजिटिव एजेंट्स होता है, वो लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है और वीक कंडीशन में होता है, तो वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो इंट्रोड्यूस करवाने से क्या होता है, हमारी बॉडी ये समझती है कि कोई एंटीजन आ गया है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं इस एंटीजन के खिलाफ और ये न्यूट्रलाइज कर देता है ये पैथोजेंस को एज एन ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। और ये हमने वैक्सीन से प्रोड्यूस की थी एंटीबॉडी, लेकिन उसी तरह का जो एंटीजन फिर दोबारा से हमारी बॉडी में आएगा तो ये एंटीबॉडी पहले से तैयार है और इनको पता चल जाएगा कि भाई हाँ भाई वैसा ही एंटीजन आ गया है, तो ये बहुत स्ट्रोंगली जो है उस पर हमला करते हैं। इस तरह से ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वैक्सीनेशन जो एग्जांपल है इसका, वैक्सीनेशन जो करते हैं वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। हमारी एंटीबॉडी हमारी बॉडी ही बनाती है, लेकिन हमें इसको पहले आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया गया था, यानी कि इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स जो था उसकी मेमोरी रखी गई है, तब सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसलिए इसका इंटेंसिफाई हो गया था हाई। अगला देखिए पैसिव इम्यूनिटी क्या कहती है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडी ही रेडीमेड डालते हैं। अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी बना रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन से बना रही हो, चाहे हमारा नेचुरली कोई एंटीजन इन्फेक्ट कर रहा हो, लेकिन इसमें हम बने बनाए एंटीबॉडी डालेंगे तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें डायरेक्टली देते हैं, इसमें प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन अगेंस्ट एजेंट्स, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी भी होती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की यहाँ दो एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो कोलोस्ट्रम है जो कि माँ के दूध में होता है। इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ हीमोग्लोबिन ए, उसमें हीमोग्लोबिन ए होता है, वो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। फीटस भी जो है वो रिसीव करता है कुछ एंटीबॉडीज़, हीमोग्लोबिन जी बोलते हैं उसको, वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये दो एग्जाम्पल हैं भाई, नेचुरल भी हैं, हमें बाहर से नहीं डालने पड़ते हैं, अंदर माँ के जो दूध से है या माँ के प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस के पास जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। उस फीटस ने नहीं बनाया खुद ना, तो ये माँ से बने बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाएगा, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी बोला जाएगा। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन जैसे एग्जाम्पल दे देंगे आप, रेडीमेड इम्यूनिटी होती है ये। इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, यानी कोई खतरनाक बीमारी हो गई है टू विच, और उसको बचाने के लिए हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए है,
तो इसमें जैसे एग्जांपल है टेटनस का, तो हमें डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी डालने पड़ते हैं। एंड इन स्नेक बाइट्स में भी इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट्स को। कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। तुरंत हमें अगर राहत पानी है तो हमें जो पहले से जो है रेडीमेड जो एंटीबॉडी हैं वो डालने पड़ेंगे इम्यून क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो ये हमारा पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो जाएगी। तो आज का हमारा 2023 जुलाई का है ये सेट कंप्लीट हो गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और +2 स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली वीडियो के लिए आप आइकन बटन दबा देना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला सेट लेकर, 2023 जुलाई का सेट भी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।